71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। कि चाइना से फासला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, 1971 पाकिस्तान कई बार याद करता है क्योंकि देखिए 1947-48 की लड़ाई वो कहता है कि नहीं हम नहीं हारे, 65 हम जीते थे, कारगिल तो हमने नहीं किया, लेकिन 71 की वॉर में उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं ये एक्सेप्ट करने के अलावा कि भाई हम यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुके थे और बांग्लादेश जैसा एक भाग जो था, मतलब एक ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग हो गया और एक अलग कंट्री बना, और उसमें उनको एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जब ऐसी सिचुएशन को आप ध्यान में रखते हो तब पाकिस्तानी कई बार ये कहने पर मजबूर होते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका हमें सपोर्ट करता था और ये कहा जाता था कि अमेरिका का जंगी बेड़ा जो है वहाँ से निकल चुका है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में आ चुका है, फिर अब वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन रशिया की एक धमकी के सामने अमेरिका चुप हो गया और कुछ नहीं कर पाया। और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए। वो न्याजी ने, जो इमरान खान का सगा था, उसने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, और उसके बाद वो सरेंडर वाली फ़ोटो तो हम सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि काम निकलवाना आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान, अमेरिका उस समय सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को आया नहीं कि भाई उसके अपने कार्ड्स कैसे खेले जाएं। इंडिया अच्छी तरीके से जानता है, तो रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो या फिर अमेरिका हो, हर किसी से अपना काम निकलवा लेता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी थी सारे अंडे एक ही टोकरी में, वो खत्म कर दी अब? आई विश इमरान, मेरी ये दुआ है कि हम इससे सबक हासिल करें और तमाम अंडे एक टोकरी में ना डालें, और यही एक वाइज ऑप्शन है। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे कायम रहें तो अमेरिका भी अपने पार्टनर का इंतखाब कर चुका है। उन्होंने हमें यूएसएसआर के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 हुआ उस दोनों मौके पर और बगदाद पैक्ट से लेके आज तक अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डुप्लीशियस के डुप्लीशियस ही रहे। हमें कहा गया कि आप डुप्लीशियस हैं, आप रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। अब उन्हें अपना चॉइस पार्टनर मिल गया है इंडिया की सूरत में, और अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए एम्ब्रेस, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। अब जब ये दोनों डायरेक्शंस का तयन हो चुका है तो अब इसमें वेवरिंग या रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। रशिया का यही है कि वो इंडिया में जरूर गए हैं, क्योंकि एक तो इंडिया की 65% मिलिट्री हार्डवेयर आज भी रशियन है, और फिर S-400 का मुआहदा भी उन्होंने रशिया के साथ किया हुआ है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज होता है 1950 में। हमें इनविटेशन रशिया से भी आया और अमेरिका से भी आया, तो वी एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ अमेरिका। रशिया का इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रूमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब अपना 65 की वॉर हुई, ऑल्दो वी वर ट्रीटी बाउंड विद अमेरिका, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमारी सपोर्ट में आता, तो वो अपना अमेरिकन बिकेम न्यूट्रल। उसी neutrality sometimes become the rascality. You see, it was the responsibility of America. We were treaty bound militarily with them. They should have supported us, but they never did it. 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। फिर इनको जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में। वहां हमने इनके जिसको ये अपने दुश्मन समझते थे रशिया को, उसको हमने मार भगाया, और रशियन एम्पायर felt like a house of cards when they overstayed in Afghanistan. So they were crippled under their own economic weight. तो उसमें हमने रोल प्ले किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सोवियत रशिया जो था वो ब्रेकअप हो गया।
मुसलमान अपना सेंट्रल एशियन रियासतें आज़ाद हो गई, सेंट्रल अपना ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हो गया, वॉल ऑफ बर्लिन गिर गई, कुछ करके दे सकता है जर्मनी यूनिफाइड हो गया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं, उसी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला उसी। तो चीज़ ये है कि हमारा जो माजी में अमेरिकन के साथ जो रहा है रिश्ता, वो खासा उसी ट्रिकी रहा है। अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना से टर्की, ईरान कंट्रीज जो हैं दे आर कमिंग टुगेदर। उधर इंडिया जो अमेरिका है वो इंडिया और रशिया, और पिछले दिनों में तो सऊदीज भी काफ़ी उनके बगल बच्चे बने हुए थे। बहरहाल ये ग्रुप्स अमर्ज हो रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करके 4 दिफाई मुआहदे कर लिए हैं। वो रशिया के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़े पैमाने पर असला खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नए खतरात जन्म ले चुके हैं। अमरीकी माहिरीन तो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका के लिए अहम होना है तो इसे खुद को बहुत तब्दील करना पड़ेगा, यानी अपनी पॉलिसीज में बेसिक और फंडामेंटल चेंजेस लानी होंगी। अब इन बुनियादी तब्दीलियों का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि चाइना से फासला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के रहो। अब ऊपर बयान किए गए ये वो बुनियादी सवाल या इश्यूज हैं जिनका हम बैरूनी महाज पे सामना कर रहे हैं, और ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी बनी हुई है। हर कोई हमें अपनी जानिब घसीटने और खींचने के चक्रों में है। अमेरिका और चाइना के अलावा अरब ममालिक भी हम पर जोर लगा रहे हैं। तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो ट्रेंड होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए टुवर्ड्स आवर नेबर्स। सी चाइना, जैसे कि अभी जनरल एजाज ने कहा कि चाइना को हमारी ज़रूरत है और हमें चाइना की ज़रूरत है। जहाँ पॉलिसीज़ देखें, डिप्लोमेसी में ना परमानेंट दुश्मनी होती है ना परमानेंट दोस्ती होती है। वहाँ जब कन्वर्ज कर जाती हैं इंटरेस्ट से तो दैट इज ए गुड फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर चुकी है। चाइना नीड्स अस, वी नीड चाइना। चाइना का डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो रिलायबल पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नई दुनिया बन रही है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इसको हम अपनी कोई माशी जीत के अंदर बदल सकेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो आप पहले खुद भी बताते रहे हैं और भी बहुत सारे दोस्तों की नजर में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें से गेन कर सकता है। हम कैसे गेन कर सकते हैं? क्या कोई नेशनल पॉलिसी हमारे पास है जो हमें एक मंजिल तक पहुंचाए? अपॉर्चुनिटी तो चले हो सकती है। देखिए, अभी 2 दिन पहले इप्सॉस जो एक फ्रेंच कंपनी है उसने पाकिस्तान भर में एक सर्वे किया है। वहां पे तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी, 50% से जायद पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। जब उनसे पूछा गया कि करप्शन कितने लोगों का सबसे बड़ा मसला बनता है तो 3% पाकिस्तान की आबादी जो है 3% वो ये कहती है कि जी करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पे एक, जब हम कह रहे थे कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारा जो मीडिया है, क्या उसने अवाम जो चाहती है, जो उनके मसाइल हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनके ऊपर फोकस करना है या हमने अपना 95% करप्शन? मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक हूं कि अगर तो हाउस इन ऑर्डर करना है तो फिर यहां पे भी करना है। मैं आपको बता रहा हूं, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। देखिए उस्मान साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि प्रिकेरियस होती जा रही है दिन ब दिन। मेरे सामने ये एक रिपोर्ट है 12 मार्च 2021 की, जो बाइडन ने क्वाड समिट के अंदर वहां बैठ के उसने तकरीर की है। सही है। क्या क्वाड समिट में जो बाइडन बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में और उसके साथ 4 लोग, दरमियान में नरेंद्र मोदी की दाढ़ी वाला वो तस्वीर है और उसके साथ 2, और उस क्वाड मीटिंग के बाद उन्होंने उस असेसमेंट की है गुज़श्ता साल जो इंडिया और चीन की आपस में लड़ाई हुई है उसका नतीजा क्या निकला है। एक दफा अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है इसके अंदर रिपोर्ट में कि हमने पैसे भी दिए हैं, हमने इंटेलिजेंस भी दी है और हमने असला भी दिया है
इंडिया को किसके खिलाफ? चीन के के खिलाफ। वरना अब तक अखबारों में खबरें क्या होती थी कि ये सिर्फ इंडिया चीन की लड़ाई है, ये आपस का मसला है, ये झील का मसला है, ये कि जहां जहां और हॉस्टिलिटीज चाइना के साथ खोल सकते हैं हम खोलेंगे, कई महाज और खोले। कौन सा? अब हम आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल है, खतरा तो मौजूद है। ठीक, ये मैं पेंटागन और उनकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ इस वक्त। अगला उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो उसने कहा कि इंडिया को हम अगर उसको हम बनाना चाहेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहें तब भी बनाएंगे, हमायत करेंगे हर चीज उसने कहा है। जहां भी इंडिया की डिप्लोमेसी होगी वहां तो हमें चीखने चूखने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक तो ये है आपका बॉर्डर जो है नॉर्थ का और आपका बॉर्डर जो है ईस्ट का, इट इज नॉट सेफ एट द मोमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेफ ना होने की वजह यह है कि उस क्राइसिस में जिस मुल्क के लिए आपने 70 साल मार खाई, आप उसके खाते में रहे, वो मुल्क आपके दुश्मन के साथ खड़ा है। एक तो ये बुनियादी चीज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत जो नया इत्तेहाद है वो चीन के साथ साथ और कौन कौन से दुनिया में महाज खोलने जा रहा है और पाकिस्तान को इस हवाले से किन खतरात का और चैलेंजेस का सामना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ये सब एक तो आपने बात की कि जी चीन के खिलाफ जो है तीन मुल्क उन्होंने सेलेक्ट किए, रशिया, चीन और इंडिया के तीनों वो मुल्क हैं कि जो पली हुई गायें हैं, जो वॉर अफोर्ड कर सकती हैं। ये वो सारे का सारा गेम कहाँ आके रुक रही है? लद्दाख के कोने पे आके रुक रही है। यहाँ से शुरू करना काम होना ही उस्मान साहब, ये कोना अगर जिसके कब्जे में आ गया उसने चीन को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि चीन जो भी कर ले 68 मुल्कों के साथ राब्ता गर्दन है ना, गर्दन। तो अब आखिर में उन्होंने तय किया कि नहीं, 2019 के दिसंबर में पेंटागन की स्ट्रेटजी है जो हमने डिस्कस भी की है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आई, उसके अंदर ये क्वाड बना। ये क्वाड की आपको मैंने रिपोर्ट सुना दी। इस वक्त असेसमेंट ये है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस वक्त हमने उसको सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जो है कि मशरक़ वस्ता को अमेरिका ने इस वक्त छोड़ दिया इजराइल के ऊपर। वो तुम खुद निपटो, तुम अब किस काबिल हो गया, यू आर कैपेबल इनफ। वो इजराइल जा रहा है, उसने आधे अरब खरीद लिए हुए, यूएई उसने खरीद लिया है सबको। यानी इतना हालत है खौफजदगी की ये सारी की कि जर्मनी और इंग्लैंड का मैच हुआ है, पूरा हॉल पूरा तालियां बजा रहा था, सबको हो रहा था, और हरम खाली है। वो भी वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही, यानी जर्मनी कमाल वीडियो। अब ये टोटल उसके ऊपर ये पेंटागन ने इतनी बड़ी रिपोर्ट ने किया, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो 3-4 रिकमेंडेशंस हैं, उस रिकमेंडेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। दर बात है, जिस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही होगी, हो सकता है मेरी बातें बिल्कुल डिस्कस हुई होंगी। क्योंकि अगर मुझे पता है तो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि जिसका बॉर्डर गर्म होने जा रहा है। कैसे हो सकता है कि लद्दाख गर्म हो और गिलगित गर्म ना हो? सही। कैसे हो सकता है कि चाइना का जो सिंकियांग का प्रोविंस गर्म हो तो उसके साथ साथ हमारा जितना जो कारगिल का इलाका है ये गर्म ना हो और हमारे बाकी बॉर्डर गर्म ना हो? और कैसे हो सकता है कि हमारे इलाके के अंदर जो हमारी जिस CPEC को हम रोज कहते हैं, जिसपे इमरान खान साहब तकरीर करते हैं, उसके इंटरेस्ट को थ्रेटन हो तो उसको खराब। पहले उसने कहा है ऑपरेशनल सपोर्ट, एज नोटेड अबव द यूएस ऑलरेडी प्रोवाइड सम मिलिट्री असिस्टेंस टू द इंडियन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग इक्विपमेंट ब्ला ब्ला व्हाट। वहाँ ज़रब लगाने के चक्रों में जहाँ उससे ज्यादा तकलीफ और दर्द हो सकती है। चाइना एक अरसे से अमेरिका इसके यूरोपीय हवारियों को आंखें दिखा रहा है और उनकी आंखों का कांटा है। इन यूरोपीय हवारियों के अलावा इसका एक बड़ा एशियाई हवारी इंडिया भी है। इसकी कोशिश हो रही है कि अगर मुस्तकबिल करीब बईद में चाइना अमेरिका या चाइना इंडिया जंग हो जाए तो चाइना को बहरे हिंद में आने से रोका जा सकता है। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल उस वक्त जो था आज क्या है। इसमें अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को
कि आप अफगानियों की ज़मीन है ये सारी, फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट, पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार और पाकिस्तान का कोई भी आम नागरिक अगर आप पूछोगे तो उनके दो बड़े दुश्मन वो काउंट करवाएगा, पहला भारत और दूसरा इसराइल। यहाँ पर बात हो रही है कि दो ही ऐसे कंट्री है जिनकी बाउंड्रीज उनके समय से बढ़ती रही है, मतलब इंडिया और इसराइल की। अब शुरुआत अगर आप देखो तो फिलिस्तीन के अंदर इसराइल इतना छोटा था, अब जो पैलेस्टाइन है ना वो इतना छोटा है, मतलब इसराइल ने अच्छी खासी ज़मीन यहाँ पर कब्जा कर ली है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि 1947 में इंडिया जितना था वहाँ से आगे ही बढ़ा है, मतलब वो बात सच भी है कि गोवा हो, सिक्किम हो, उसके बाद हैदराबाद हो, उसके बाद कश्मीर में थोड़ा एरिया हो, मतलब कई सारी लड़ाई के बाद हुआ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन भारत की फेवर में जा रही है और देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तानियों या फिर पाकिस्तानी पत्रकारों को इससे कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है ये सारी, फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है इसमें, नंबर एक। नंबर दो, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहें करें, हमने जो 20 साल मार खाई है उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो दो रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है
कि जी बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी, सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का। भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी लदा कर रहा है, वो जम्मू को भी लदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज मतलब कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज कश्मीर वो कह रहा है ही नहीं। कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया है। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये दो ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये कर। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। उधर क्या बनाया सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी हो? आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। भाई यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, पहले आप इस घर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशर जुलूम का निसाब ही बदलने। फिर नो क्लेम्स, वी आर कहते हैं कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर दिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हैं। हम बैठ जाएं यहाँ पे, बैठे रहे उसके ऊपर, शहजाद के आर्डर पर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के, स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें। आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा ही हुआ है। यह है कि हमने हर मौका गवाया, किस वजह पे? पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें, मैं एक नहीं मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, दरमियानी पोजीशन। शहजाद चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज्यादा बेहतर हल निकल आता, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सर फिर फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी,
लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो वो बेचे, जो खरीदना चाहते हो वो खरीदे। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सबके साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं, और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना सर, ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है हम तो सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस
भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा। यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। उनका जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है। वो यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया? बेशक। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। नमस्कार दोस्तों, अब जापान की तरफ से 40 से 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है। आप सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। जापान ही सबसे पहला कंट्री था जिसने इंडियन ओशन या फिर कहे कि इस एरिया की बात की थी। और कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है। आप सबको पता होगा कि उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो बुलेट ट्रेन के अंदर है, जो गुजरात से महाराष्ट्र मतलब अहमदाबाद से मुंबई के लिए बन रही है। और हो सकता है 2025 के आसपास उसका कामकाज भी ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जापान बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर। और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि जापान को चाइना का डर है, और चाइना के खिलाफ अमेरिका और जापान जो है वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इसको अच्छी खासी टक्कर दे। और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि भाई चाइना को यहाँ पर दबाया जा सके, खासकर कि इकोनॉमिकली यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असल पूरी दुनिया सिर से चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके। और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का।
अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है। हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा, और सियासत का ठहराव है। गवर्नमेंट आती है, वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है, इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं। इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया? बेशक। और मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है। हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा, और सियासत का ठहराव है। गवर्नमेंट आती है, वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है, इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं। इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया? बेशक। ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हर चीज का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया
is requiring for or asking for India's help to replace China. ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे को तो आप नोटिस भेज। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि जहाँ जहाँ देखो जो लोग हैं जो चाइना से यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पर डरे हुए हैं या फिर चाइना ने जिन को शिकार बनाया हुआ है, उन सबको पता है कि भाई उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भारत ही है। देखिए, श्रीलंका को उसने जो है वो फंसाया पहले पैसा देकर, फिर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बचा लिया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, तब अगर आप देखो तो सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कोई मदद करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका डिफॉल्ट जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से मतलब हमने जो डील की थी वो तो सब कुछ ठीक है, श्रीलंका के अच्छे के लिए थी, वो चला गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद करके श्रीलंका को ऊपर लाने की ट्राई की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चाइना की जो ये दादागिरी है उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गॉम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। दीज वर वेरी बिग वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन, अब जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीज़ें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया पे नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है।
सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबर्ट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई।